ओके, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या कर लिया था? लास्ट लेक्चर में हम लोग रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के बारे में कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने देखा था क्या क्या कि मित्र मेला, या जिसे हम क्या कहते हैं, नहीं, व्यायाम मंडल तो अलग है, अनुसूलन समिति भी अलग है। ठीक है, अनुसूलन समिति भी अलग है। मित्र मेला जिसे अभिनव भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभिनव भारत। मैं समझाता हूँ। देख, हमने क्या क्या देखा था लास्ट लेक्चर में। हमने देखा था पहले महाराष्ट्र के एरिया में। ठीक है, महाराष्ट्र के एरिया में, महाराष्ट्र महाराष्ट्र में क्रांतिकारी क्रांतिकारी काम करने वाले कौन थे? लाला लाजपत राय? नहीं, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर इन्होंने 1893 में क्या चालू किया था? गणेश चतुर्थी, मतलब गणेश उत्सव। और 1895 में शिवाजी जयंती, 1895 में शिवाजी जयंती चालू किया था। फिर हमने देखा था व्यायाम मंडल। व्यायाम मंडल व्यायाम मंडल के संस्थापक कौन थे? चापेकर ब्रदर्स। चाप कर मार दिया किसको? आयर्स को। ठीक है, चाप कर मार दिया आयर्स को। और व्यायाम मंडल की स्थापना कब करी? 1897 में। ठीक है, 1897, 1897। फिर हमने देखा था क्या? अनुशीलन समिति, या हाँ वो थोड़ा सा टाइमिंग ऊपर नीचे था ना, मित्र मेला तो था ही, लेकिन अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति अनुशीलन समिति में सारी स्टोरी देखी थी। ये कब बना था? 1902 में। 1902 में। उसके बाद फिर हमने देखा था क्या? मित्र मेला या अभिनव भारत। मित्र मेला जिसे अभिनव भारत के नाम से जाना गया। कब? 1904 में। 1904 में। और फिर लास्ट हमने देखा था युगांतर समाज। युगांतर समाज कब बनाया गया था? 1906 में। 1906 में। व्यायाम मंडल के फाउंडर चापेकर ब्रदर्स। अनुसूलन समिति के फाउंडर हमने बताया था, 3 लोगों का नाम याद रखना, सतीश चंद्र बसु, पी मित्र, सरला देवी और अरविंदो घोष। फिर मित्र मेला के बारे में मैंने क्या बताया था? मित्र मेला के वीडी सावरकर। और युगांतर समाज के लिए युगांतर बरीन घोष और हाँ, ठीक है, बरीन घोष और जो है भूपेंद्र नाथ। ठीक है, भूपेंद्र नाथ। ये सारा का सारा चीज हम लोगों ने समझ लिया था। अब हम चलते हैं रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के सेकेंड स्टेज पर। ठीक है, ये सारा फर्स्ट स्टेज था रिवोल्यूशनरी मूवमेंट का। अब रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के सेकेंड स्टेज पर चलते हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, इसमें मुझे सबसे पहले याद रखना है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, HRA क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को 1924 में बनाया गया। कब बनाया गया?
1924 में। इसके फाउंडर थे सचिंद्र सान्याल। पहले नंबर जो है क्या नाम है उनका? सचिंद्र सान्याल। फाउंडर थे सचिंद्र सान्याल। सचिंद्र सान्याल, ठीक है, सचिंद्र सान्याल। इनके साथ साथ और सारे लोग जुड़े हुए थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, फिर एक राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, इस्फाकुल्ला खान, और उसके बाद रोशन सिंह। ऐसे बहुत सारे लोग इस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए थे। इतना बात समझ में आया? ओके, देखो मैं सबका नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। पहले जैसे आधा शॉर्ट लिखता हूँ, पूरा इधर नीचे लिख दूंगा। ये कौन थे? सान्याल, ठीक है, सान्याल। ये आजाद, आजाद। ये थे लाहिरी, लाहिरी। ये थे अशफाकुल्ला खान या बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान ये थे, सॉरी ये थे बिस्मिल, ठीक है, बिस्मिल। और ये थे अशफाक, अशफाक, ठीक है। अभी इनके सबके बारे में बताऊंगा, ठीक है। देख, पहले स्टेज में पहले स्टेज में उतनी मारी मारा नहीं हुई थी, लेकिन सेकेंड स्टेज में अब जब ऐसे नौजवान नौजवान लोग इकट्ठा होते हैं तो क्या होता है, देश में अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से थूरना तय है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों को थूरने के लिए लोगों को क्या चाहिए थी? पैसे की जरूरत थी, ठीक है। हथियार चाहिए कि नहीं, कि लाठी डंडा से मारोगे? हाँ, हथियार चाहिए रहती। तो हिंदुस्तानियों के पास हथियार थे नहीं। जब हथियार नहीं थे तो उन्होंने सोचा कि जहां से अंग्रेज हमारा टैक्स ले जाते हैं ना, जिस ट्रेन वैन से, क्यों ना उसे ही लूट लिया जाए, क्यों ना उसे ही लूट लिया जाए। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने चार लोगों के साथ मिल करके, चार लोगों के साथ मिल करके एक ट्रेन को लूटने का क्या बनाया? प्लान बनाया। वो ट्रेन यूपी के सहारनपुर से होते हुए लखनऊ की तरफ जाती थी, ठीक है, यूपी के सहारनपुर से होते हुए लखनऊ की तरफ जाती थी। और सहारनपुर से होते हुए लखनऊ के बीच में एक गांव पड़ता है काकोरी, और इन सब ने वहीं पर उस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया, जिसे जिसे पहले अंग्रेजों ने उसे काकोरी कांड के नाम से, मतलब काकोरी कांड का नाम दिया था। कांड नाम का मतलब होता है जैसे कोई अपराध करना, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने उस काकोरी कांड नाम को चेंज करके काकोरी एक्शन प्लान या काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान नाम कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों के नजर में क्या था? ये एक गुनाह था, लेकिन हमारे लिए तो देश की आजादी के लिए लोगों के द्वारा लड़ा गया एक लड़ाई थी, ठीक है। तो अंग्रेजों ने इसका नाम क्या दिया था? काकोरी कांड है। लेकिन हमने फिर क्या किया, मतलब कि यूपी गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया? काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, ठीक है। तो अब समझते हैं हम लोग काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान के बारे में। काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान, ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान। काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान में जो मेन लीडर थे, पहले पहले तो ये समझते हैं इसमें ट्रेन कहां से कहां तक जाती थी। ट्रेन जाती थी यूपी के सहारनपुर से, सहारनपुर, कहाँ? यूपी में ही, टू टू लखनऊ, लखनऊ, ठीक है, सहारनपुर से लखनऊ। और बीच में पड़ता था क्या? काकोरी, ठीक है, बीच में पड़ता था काकोरी। और यहीं पर इस ट्रेन को क्या किया गया? लूटने का प्लान बनाया गया। क्यों? क्योंकि इस ट्रेन में क्या जाता था? टैक्स का पैसा, ठीक है, मनी, पैसेंजरी मनी, या खजाना, ट्रेजरी, जो बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस ट्रेन को जब लूटने की प्लानिंग करी गई तो इसमें सबसे बड़े जो लीडर थे वो थे
चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। मैं यहाँ शुरू करता हूँ। लीडर नंबर 1 पर थे चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद इनके और 4 सहयोगी थे। सहयोगी को क्या कहते हैं हम लोग? सहयोगी। ठीक है, इनके 4 और सहयोगी थे जिनपे नाम दूसरे थे राजेंद्र लाहिरी। राजेंद्र लाहिरी। लाहिरी। तीसरे थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। चौथे थे अशफाकुल्ला खान। अशफाकुल्ला खान। और पांचवे थे रोशन सिंह। रोशन। देख, काकोरी कांड में या काकोरी एक्शन प्लान में 40 लोगों को अरेस्ट किया गया था। ये प्लान होने के बाद, क्योंकि जब सब लूट के लेके चले गए थे। अभी इसकी पहले स्टोरी सुन, फिर समझाता हूँ। ठीक है, देख, अब चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भाई, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमें काकोरी में ये ट्रेन को लूटना है। सब लोगों ने प्लानिंग बनाई और जब ट्रेन जा रही थी तो बीच में पेड़ काट के गिरा दिया गया। पेड़ काट के गिरा दिया गया, ट्रेन गई रुक। ट्रेन जब रुक गई तो लोग अंदर घुसे और उस डब्बे को देख ढूंढे, मतलब कि जिसमें ट्रेजरी था, जिसमें सारा का सारा खजाना था, उस खजाने को लूटा। लेकिन तब तक क्या हो गया कि दूसरे कंपार्टमेंट में से एक जो कि ब्रिटिश था, वो आ गया इधर जहां से ये सब लूट रहे थे। और यहीं पर अशफाकुल्ला खान ने गोली फायर करी दूसरी जगह, लेकिन वो गोली जाके लग गई उस आदमी को। और वो आदमी की डेथ होने की वजह से, ठीक है, वो जो आदमी था, उस आदमी की डेथ होने की वजह से इस पूरी की पूरी इंसिडेंट को अंग्रेजों ने एक क्या बना दिया? क्रिमिनल कांड बना दिया। मतलब कि देख, चोरी का अगर केस बनता तो जो कि सजा कम मिलती। ठीक है, चोरी का केस बनता तो सजा कम मिलती, लेकिन अगर हत्या का केस बन गया तो सजाए मौत है। ठीक है, सजाए मौत है। और बहुत सारे लोग मिलकर मारे तो क्या हो जाता है? कहते हैं ना कि जैसे कि उसको एक पर्टिकुलर वर्ड बोलते हैं, क्या कहते हैं जो वर्ड, हाँ, मैसेकर। तो बहुत सारे लोगों को जब मार दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग मिल के किसी को मार दे, मतलब एक वो पर्टिकुलर वर्ड मुझे याद नहीं है, बस समझ ले कि अब इस एक आदमी की मौत की वजह से इन सबके ऊपर कौन सा केस चला गया? मर्डर का केस चलाया गया, हत्या का मुकदमा दायर कर दिया गया। ठीक है, जब ये पैसा लूट लिया गया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? पूरे भारत में इन लोगों के पीछे पुलिस लगा दी कि ढूंढो कौन कौन इस काकोरी कांड में शामिल थे। काकोरी कांड में काकोरी कांड में कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अलग अलग जगह से। कुछ लोग को बंगाल से उठाया गया, ठीक है, कुछ लोग को बिहार से, कुछ लोग को जो कि यूपी से उठाया गया। अलग अलग जगह से 40 लोगों को उठाया गया था। लेकिन उसमें से बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया गया, 14-15 लोगों को छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उनके पास एविडेंस की कमी थी, उनका उसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन इसमें बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। और इसमें से ये जो 5 नाम मैंने तुझे यहाँ लिखे हैं, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, शफाकुल्ला खान और रोशन सिंह, ठीक है, इनमें से चारों लोगों को क्या कर दिया गया? पहले तो राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, शफाकुल्ला खान और रोशन सिंह, इन सबको फांसी दे दी गई थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद किसी तरीके से वहां से निकल गए थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद निकल गए थे वहां से। और जब निकल गए थे तो भागते 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 वो कहाँ पहुंचे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। और अल्फ्रेड पार्क में वहीं पर छुपे हुए थे। तभी किसी ने खबर दे दी कि चंद्रशेखर आजाद कहाँ है? अल्फ्रेड पार्क में है। इलाहाबाद में आज भी देखिए तो आजाद मैदान है। हाँ, इलाहाबाद में आजाद मैदान है, बहुत बड़ा।
ठीक है, वहीं पर कोई प्रोटेस्ट वगैरह करना रहता है तो लोग वहीं जाते हैं, आजाद मैदान में। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क आज भी है वहां पे, उनका बंदूक बंदूक सब वहां पे मतलब कि रखा हुआ है। ठीक है, तो अब किसी ने बता दिया कि चंद्रशेखर आजाद कहाँ है, अल्फ्रेड पार्क में, और वहां से ब्रिटिशर्स पूरी की पूरी सेना लेकर के अल्फ्रेड पार्क को चारों तरफ से घेर लिए। आजाद के पास जितनी भी गोलियां थी, जैसे 5-6 गोली थी, तो हर एक गोली से एक एक अंग्रेज को मार दिए। लास्ट में देखे कि एक ही गोली बची हुई है, एक ही गोली बची हुई है। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अंग्रेज को एक गोली से मार देता हूँ, अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे तो मुझे जाहिर सी बात है फांसी लगा देंगे, और जब फांसी लगा देंगे तो इनका मनोबल, किसका, जो ब्रिटिश है उनका मनोबल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, जब लोग इनसे कहते थे कि ब्रिटिश तुम्हें मार देंगे, तो चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि ब्रिटिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, और ये बात ब्रिटिशर्स को बड़ी खराब लगती थी। ठीक है, हाँ, ये बात ब्रिटिशर्स को बहुत खराब लगती थी। तो चंद्रशेखर आजाद ने सोचा कि अगर ये लोग मुझे पकड़ लेंगे और मुझे अपने हाथ से सबके सामने फांसी देंगे, तो सबके सामने तो मेरा मजाक बन जाएगा, कि फिर ये लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे, देखो ये क्या कहता था ब्रिटिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, देखो सबके सामने फांसी दे रहा हूँ। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने आखिरी गोली अपने आप को मार दी, और उनके मरने के बाद भी ब्रिटिश उनके पास नहीं आ रहे थे। उन लोग को लग रहा था कि ये नौटंकी कर रहा है और उठ के अभी मार देगा। ठीक है, तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ होती है? अल्फ्रेड पार्क। हाँ, राइट। अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद। इलाहाबाद, इतना समझ में आया? ओके। उसमें जो ये उनका कहना क्या था चंद्रशेखर आजाद का, कि वो स्लोगन याद रखना, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी, इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट मी। ठीक है, आजाद का कहना क्या था? इंग्लिश हैज नो बुलेट टू शूट, इंग्लिश हैज नो ब्लड टू शूट। क्या समझ में आया? ओके। राम प्रसाद बिस्मिल को जब गिरफ्तार कर लिया गया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल में रहते हुए एक स्लोगन दिया, कहा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिले बा में है। ठीक है, तो ये जो गीत था, इससे लोगों का मनोबल बढ़ाया था। ठीक है, सारे जो युवा थे, युवा के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक जोश की भावना भरी थी, किसने? राम प्रसाद बिस्मिल ने। तो सरफरोशी की तमन्ना का स्लोगन किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल ने। हाँ, हाँ, बिस्मिल्लाह सरफरोश। उस वक्त के जो क्रांतिकारी थे ना, बड़ा अजीब अजीब नाम रख देते थे। ब्रिटिश, क्योंकि उनको पता था ब्रिटिश हिंदू और मुसलमान के नाम पर बहुत लड़ाते थे, तो जो क्रांतिकारी होते थे ना, अपना रियल नाम नहीं बताते थे, ऐसा नाम रख लेते थे जिसमें हिंदू और मुसलमान सब झलकता था। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद में राम हिंदू, बिस्मिल मुस्लिम। ठीक है, तो ऐसा ऐसा नाम रख लिया करते थे। ठीक है, उसमें पूछेगा कि पहला मुस्लिम, ऐसे पहले मुस्लिम थे जिन्हें फांसी लगाई गई, तो अशफाकुल्ला खान। पहले मुस्लिम जिन्हें फांसी लगाई गई वो अशफाकुल्ला खान। उसको, हाँ हाँ, इन्होंने इन्होंने गोली चलाई थी, और वो एक्चुअली उसको मारना नहीं चाहते, क्योंकि उस वक्त जब काकोरी कांड हो रहा था, तो लोगों का, इन सबका मोटो था कि कोई भी निर्दोष नहीं मरना चाहिए। हमारा मोटो क्या है? सीधा का सीधा खजाना लूटो और वहां से निकलो। ठीक है, लेकिन वो गलती से मर गया था। वो कहते हैं ना कि भाग रहा है, तुम किसी के पैर पर गोली मारने जा रहे हो, वो अचानक से बैठ जाए, तो कहाँ लगेगा गोली? सर पे लगेगा, और सर पे लगेगा तो जिंदा बचेगा? निकल लेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी हो गया था, मतलब वो
वो पास में ना आए, फायर कहीं और करना चाहते थे लेकिन लग गया था उसे, और अंग्रेज इसी का क्या कर लिया, फायदा उठा लिया और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को डाकू मतलब कि लूटपाट का केस न बना करके हत्या का केस बना दिया। ठीक है, पहले मुसलमान मुसलमान थे जिन्हें फांसी दिया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, कहेगा कि ये जो काकोरी कांड था, ये काकोरी एक्शन प्लान कब हुआ, तो 9 अगस्त 1925। ठीक है, 9 अगस्त 1925। ठीक है, काकोरी एक्शन प्लान कब हुआ, 9 अगस्त 1925। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने करी, सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल, सचिंद्र सान्याल। काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान में कितने अभियुक्त, यानी कितने वो क्या बोलते हैं जिनके ऊपर आरोप लगा था, कितने लोग थे, 5 लोग। कौन कौन, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद, राम ये राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, शफाकुल्ला खान और रोशन सिंह। ठीक है, शफाकुल्ला खान और रोशन सिंह। बात समझ में? इनमें से क्या चंद्रशेखर आजाद को फांसी लगाई थी? नहीं, चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली। कहां पर? अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में उन्हीं के नाम पर उस पूरे मैदान को क्या कर दिया गया, आजाद मैदान का नाम दे दिया गया। ठीक है, आजाद मैदान। ओके, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल। पहले मुस्लिम जिन्हें फांसी लगाई गई, अशफाकुल्ला खान, अशफाकुल्ला खान। इतना समझ में आया? ओके, आगे चलते हैं और समझते हैं भगत सिंह के बारे में। ठीक है, भगत सिंह ने 2 एसोसिएशन बनाया था, एक नौजवान सभा और बाद में ये जो हिंदुस्तान कहा गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, इसी को जाकर के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। ठीक है, ये 1924 में बना था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, लेकिन बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में से कर दिया गया। तो कहेगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन, तो भगत सिंह। ठीक है, अब इनकी स्टोरी पहले मैं समझा देता हूँ, स्टोरी बताता हूँ। जैसे भगत सिंह ने 2 संस्था बनाई थी। ठीक है, दूसरा चीज क्या याद रखना है मुझे यहाँ पे, दूसरा याद रखना है इसमें, एक नौजवान सभा, नौजवान सभा। ठीक है, और 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 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कब? 1928। ठीक है, 1928। ओके, यहाँ कहानी समझना, यहाँ बहुत ये थोड़ी सी लंबी कहानी है, इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, कहेगा कि इसके फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर भगत सिंह, भगत भगत भगत। अरे, भगत सिंह का एक स्लोगन था, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनका स्लोगन क्या था, स्लोगन था इनकलाब जिंदाबाद।
इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब समझिए क्या होता है। इसका मतलब होता है ये क्रांति हमेशा जिंदा रहेगी, ये क्रांति हमेशा जिंदा रहेगी। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना हिंदुस्तान जिंदाबाद, मतलब ये हिंद, जो ये हिंदुस्तान है ये हमेशा जिंदा रहेगा। वैसे ही इनकलाब जिंदाबाद का मतलब ये क्रांति हमेशा जिंदा रहेगी, ये क्रांति हमेशा जिंदा रहेगी। जिंदा रहेगी। देख, इनके जो भगत सिंह थे, भगत सिंह के माता पिता इनकी शादी कराना चाहते थे। ठीक है, तो भगत सिंह बोले कि मैं तो क्रांतिकारी हूँ, मैं शादी वादी नहीं करूंगा। अगर अगर इस स्लेव इंडिया में, यानी गुलाम इंडिया में अगर मेरी शादी हो गई, ठीक है, तो जो दुल्हन बनेगी ना वो दुल्हन सिर्फ मेरी मौत हो सकती है। यानी अगर मैं शादी कर सकता हूँ तो किससे, अपनी मौत से। समझ आ रही है। उनका कहना था कि इस गुलाम इंडिया में तो अगर मैंने शादी कर ली किसी दूसरे से तो मेरा बच्चा पैदा होगा तो वो भी गुलाम ही होगा। ठीक है, मेरा बच्चा पैदा होगा तो गुलाम ही होगा। इसलिए मैं शादी अगर करूंगा तो मेरी दुल्हन मेरी मौत होगी। बात समझ में आई। और इस कह के उन्होंने घर छोड़ दिया था। घर छोड़ने के बाद वो आए, देखे सारे के सारे जो क्रांतिकारी देश में एक्टिव थे उनके साथ मिले और उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। अब देख क्या हुआ कि उस वक्त भारत में एक जो है कमीशन आया हुआ था। अब वो सारे कमीशन वमीशन को मैं डिटेल से जब उनके बारे में पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा। यहाँ पर मैं यहाँ भगत सिंह के बारे में समझा रहा हूँ, तो वहां सिर्फ इसका नाम लूंगा। जैसे कि साइमन कमीशन का नाम तूने कई बार सुना होगा। हाँ, तो भारत में साइमन कमीशन आया हुआ था। ठीक है, अब वो साइमन कमीशन का क्या हो रहा था, पुरजोर तरीके से विरोध हो रहा था, सब लोग विरोध कर रहे थे। और उस विरोध में सबसे आगे थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जब विरोध कर रहे होते हैं तो देखना, जब कभी कभी प्रोटेस्ट होता है तो सरकार क्या करवाती है, लाठीचार्ज करवा देती है, कहती है कि यहाँ से सारे प्रोटेस्टर को हटाओ। ठीक है, तो वहां का उस वक्त का जो डीएम था उसने क्या कहा, लाठीचार्ज करो। लाठीचार्ज करवाया। तो वहां पर एक होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी। ठीक है, एसपी, और उसको असिस्ट करता है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, तो वहां पर जो एसपी था उसने ऑर्डर कर दिया कि यहाँ के जितने भी प्रोटेस्टर हैं उन सबको यहाँ से भगाओ। तो उसका जो असिस्टेंट पुलिस था उसका नाम था सॉन्डर्स। ठीक है, सॉन्डर्स। ठीक है, सॉन्डर्स। उसने लाला लाजपत राय को इतना मार मार दिया, इतना मार मार दिया इनके सर पे कि इनके सर में ब्रेन हेमरेज हो गया और कुछ दिन बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय की जब मृत्यु होती है तो ये भगत सिंह एकदम गुस्सा हो जाते हैं और भगत सिंह कहते हैं कि अब उस सॉन्डर्स को हम लोग क्या करेंगे, काट डालेंगे। ठीक है, वो सॉन्डर्स को नहीं, वो जिसने ऑर्डर दिया था, जिसने ऑर्डर दिया था कि वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। स्कॉट, उसका नाम था स्कॉट, जेम्स स्कॉट। ठीक है, एसपी का नाम था जेम्स स्कॉट। कहा कि उसको मार देंगे। तो इन सब ने जेम्स स्कॉट को मारने की क्या करी, पूरी की पूरी प्लानिंग कर ली थी। ठीक है, जेम्स स्कॉट को मारने की प्लानिंग कर ली, लेकिन गड़बड़ क्या हो गया, जब जेम्स स्कॉट की तरह ही दिखता था ये सॉन्डर्स और गलती से इन लोगों ने किसको ठोक दिया, सॉन्डर्स को मार दिया। और सॉन्डर्स को मार के वहां से भागे। जब भागे तो उन लोग को बाद में पता चला, अरे बाबा ये तो स्कॉट अभी जिंदा है। अब स्कॉट क्या करवाया, सबके पीछे सर्च ऑपरेशन चालू करवा दिया। ठीक है, सबके पीछे क्या करवा दिया, सर्च ऑपरेशन चालू करवा दिया। अब जैसे ही सर्च ऑपरेशन वगैरह चालू हुआ तो अब भगत सिंह बचपन से, ये तो सिख परिवार से थे, तो सिखों में होता है कि वो अपने दाढ़ी मूंछ को काट नहीं सकते। ठीक है ना, इसलिए तू देखते होगी कि सिख हमेशा पगड़ी बांधते हैं, बाल हमेशा बड़े रखते हैं, उनमें काटना अलाउ नहीं है। लेकिन एक सिख होने के बावजूद भी उन्होंने
बचने के लिए, अपना रूप बदलने के लिए अपने बाल वगैरह को काटा, दाढ़ी को शेव किया और वहां से किसी तरीके से स्केप होके कहाँ चले गए, जो कि कोलकाता चले गए। पहले यूपी वाले एरिया में थे, यूपी से वहां से हरियाणा पंजाब से निकल करके कोलकाता चले गए। ठीक है, कोलकाता। फिर कोलकाता से वहां से कुछ टाइम तक रहे, छुपे रहे। फिर वहां से इन्होंने देखा कि ये अंग्रेज ना हमारी बात तो सुन ही नहीं रहे हैं, और इस सॉन्डर्स की मृत्यु के बाद सारे के सारे जो एसोसिएशन थे उसको बंद करने के पीछे लगे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा जिससे इन अंग्रेजों का ध्यान हमारे इस एसोसिएशन से हट जाए। ठीक है, एसोसिएशन से हट जाए। तो इन्होंने देखा कि दिल्ली में ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। दिल्ली में जैसे पार्लियामेंट चलती है तो वैसे ही इनकी संसद चल रही थी, और ये बोले भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त को, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त थे और राजगुरु वगैरह थे, सबको बोला एक काम करो, चलो। बटुकेश्वर दत्त को बटुआ पकड़ाया, बटुआ में क्या था, बम था। ठीक है, बोले बम लेके चलो, जो है अभी उनको सुनाना पड़ेगा कि ये लोग हमारी बात को सुने कि हम लोग क्या चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, और तुम लोग यहाँ से जाओ, और तुम लोग के कान पे जू रेंग नहीं रहा है। ठीक है, तो इन लोग गए ले के सब, और दिल्ली हॉल में पहुंचे और वहां बम मारे चारों तरफ एकदम फाड़ फाड़। लेकिन उनका इंटेंशन किसी को मारना तो था नहीं, सिर्फ अपना सबकी तरफ, मतलब कि सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना था। जब बम मारे तो अपने साथ बहुत सारा पर्चा लिए थे, और उस पर्चा में लिखा हुआ था कि ये अंग्रेज बहरे हो चुके हैं, इनको सुनाई दे, इसके लिए हमें धमाके की जरूरत है। ठीक है, धमाके की जरूरत है। और उसमें उसके साथ लिखा हुआ था कि साइमन गो बैक, ये सब बाहर जाओ, ठीक है, तुम लोग यहाँ अत्याचार वगैरह मत करो। उन्होंने बम मारा। जब बम मारा सारे के सारे नेता उधर से भाग गए। बोले अरे बाप रे बाप, वहां डालेगा तो हमको। सब नेता भाग गए, तो सब नेता को बुलाए, अरे आओ तुम लोग को मारने नहीं आया हूँ। तो सब डर के मारे आ ही नहीं रहे थे। बोल रहे बम मार देगा। बोलते अरे तुम लोग को नहीं मारने आया है, समझो बात को। ठीक है, तो वो लोग समझे सुने उन्हें। फिर तब तक उधर से पुलिस आई और इन लोग को अरेस्ट हो गया। इन लोग का मकसद था कि हम लोग वहां से भागेंगे नहीं। ठीक है, वहां से भागेंगे नहीं। अब वहां से जब पुलिस इनको अरेस्ट कर ली गई, पुलिस अरेस्ट करने के बाद इनको ले गई। अब इनके ऊपर बम चलाने के मुकदमा के साथ साथ इनके ऊपर हत्या का भी क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। ठीक है, हत्या का मुकदमा चलाया गया। अब जैसे ही इनको अरेस्ट कर लिया गया था, अरेस्ट करके इनको सजा सुनाई गई थी 14 फरवरी 1931 को। ठीक है, 14 फरवरी 1931 को इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी। चंद्रशेखर बोला हूँ, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी इनके साथ थे, और बटुकेश्वर दत्त को भी क्या कर दिया गया था, उम्र कैद की सजा दी गई। ठीक है, हाँ, तो इन सबको सजा सुना दी गई 14 फरवरी 1931 को। उसी वक्त क्या हुआ कि लंदन में जो है ये जैसे भारत में पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, तो उसे लंदन में भी पार्टियां थी, इलेक्शन लड़ते थे सब लोग। तो वहां पर वहां का जो प्रधानमंत्री था, ठीक है, प्रधानमंत्री का नाम क्या था, हाँ, रैमजे मैकडोनल्ड ना, मैकडोनल्ड खाते हैं हम लोग। हाँ, रैमजे मैकडोनल्ड, वहां का प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सम्मेलन आयोजित किया, और कहा कि यहाँ देश के दूसरे देशों के जितने भी, जहाँ पर हमारे मतलब हम लोगों ने कब्जा किया है, वहाँ के सारे बड़े बड़े लीडर को बुलाओ, ताकि कैसे हम लोग अच्छे से काम मिलजुल के काम कर सके। तो रैमजे मैकडोनल्ड ने वहां पर लंदन में क्या लोगों को आमंत्रित करवाया और वहां पर सारी व्यवस्था करवाई। और उसी वक्त भारत में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था किसने, गांधी जी ने। मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन तो जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उसमें, बस यहाँ सुनते जाए। गांधी जी ने चालू किया था, और गांधी जी ने कहा था कि भारत से कोई भी नेता इंग्लैंड नहीं जाएगा, भारत से कोई भी नेता इंग्लैंड नहीं जाएगा। बात समझ में आई? हाँ, वहां से उसके बाद जो ये मैंने कहा था रेमजे मैकडोनल्ड सॉरी, जैसे दो पार्टियां भारत में है क्या, बीजेपी और कांग्रेस। तो वहां पर भी दो पार्टियां थी। एक पार्टी का जो लीडर था उसका नाम था क्लीमेट एटली, याद रखिए, एटली।
क्लेमेंट एटली। और अपोजिशन का जो लीडर था, अपोजिशन 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 का नाम, लीडर का नाम था रेमजे मैकडोनल्ड। ठीक है, अपोजिशन का जो लीडर था वो था रेमजे मैकडोनल्ड। ठीक है, रेमजे मैकडोनल्ड। अब एटली ने गांधी को बुलाया था या भारत के दूसरे नेता को बुलाया था यहाँ पे राउंड टेबल के लिए कि आओ यहाँ पर हम लोग मिलकर बात करते थे। अब उसे राउंड टेबल क्यों कहते थे? क्योंकि वो जिस पर बैठने वाला इंतजाम करता था वो टेबल गोल गोल हुआ करता था और उसको चारों तरफ लोग बैठ के बात करते थे एक दूसरे से, इसलिए इसको क्या कहा जाता था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते थे। इसको आयोजना किसने किया? एटली ने किया। लेकिन गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया था और कहा कि कोई नहीं जाना, तो कोई भी वहां पर गया नहीं। तो बता, जब वहां पर जाएगा नहीं तो अपोजिशन का जो लीडर होगा वो इटली को चिढ़ाएगा कि नहीं चिढ़ाएगा? चिढ़ाएगा। तो मैकडोनल्ड इसको चिढ़ाने लगा। बताओ कैसा जो कि प्रधानमंत्री है तू तू उस देश के नेता को बुला रहा है जिस देश पे तुम लोग राज कर रहे हो और उस देश से कोई आ ही नहीं रहा है, क्या इज्जत है तेरी? अब जो कि इटली का गुस्सा आ गया, बोला साला तो बहुत बेइज्जती हो रही है मेरी। अब इसने सोचा इटली भाई क्या हो रहा है? तो अब देख, वहां का वॉइस रॉय भारत में रहता था, है ना, वॉइस रॉय। तो इसने इटली ने कहा कि हमारा भारत में चमचा कौन है, मतलब जो भारत में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाद में पता चला कि इरविन इरविन यहाँ भारत में है, इरविन नाम का वॉइस रॉय भारत में है। तो इटली ने पूछा इरविन से, इरविन गांधिया क्यों नहीं आ रहा है? बोलते हैं महाराज यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू है। सविनय अवज्ञा आंदोलन? हाँ, गांधी किसी को नहीं जाने दे रहे हैं। बोलता है देख इरविन, कुछ भी कर गांधिया को यहाँ भेज, अगर गांधिया नहीं आया तो तेरा नौकरी खा जाऊंगा मैं। ठीक है, तेरा नौकरी खा जाऊंगा। अब इरविन की हट गई। इरविन बोला गांधी जी के पास, देखिए गांधी जी, आपको जो बात आप कहेंगे मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन आप प्लीज वहां चले जाइए, मेरी नौकरी का सवाल है। तो गांधी जी पर लोगों ने दबाव बनाया कि ठीक है आप जाइए, लेकिन इरविन से कहिए कि ये ना इनको भगत सिंह को छोड़ दे, भगत सिंह के ऊपर जो फांसी की सजा है उसे माफ करते हैं। तो गांधी ने बोला हाँ बिल्कुल बढ़िया करते हैं। तो ठीक है, तो गांधी ने कहा कि हाँ ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन तुमको क्या करना होगा, भगत सिंह की सजा को माफ करनी होगी। तो ठीक है, इरविन बोला कि ठीक है अच्छा आइए हम लोग बात करते हैं। तो इरविन और गांधी के बीच में पैक्ट हुआ 5 मार्च 1931 को। ठीक है, 5 मार्च 1931 को एक पैक्ट होता है, साइन करते हैं कि अच्छा हाँ मैं जितने भी हम कैदी रहेंगे, मतलब जिसको आप चाहेंगे उसको छोड़ दूंगा। लेकिन ये जो इरविन था ये, ठीक है, इरविन ने चाल चली। इरविन ने क्या चाल चली कि जैसे मान ले यहाँ पर है गांधी और यहाँ है इरविन, ठीक है, और यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे के सारे कौन, सारे के सारे अंग्रेज बैठे हुए हैं। ठीक है, अंग्रेज बैठे हुए हैं। ठीक है, अब गांधी और इरविन के बीच में समझौता हो रहा है कि ठीक है ये पेपर है, इस पे देखिए मैं कर देता हूँ और पढ़ के आपको सुना रहा हूँ कि भारत में जितने भी कैदी हैं उनको मैं छोड़ दूंगा, जितने भी राजनीतिक कैदी हैं मतलब पॉलिटिकल प्रिजनर है उनको छोड़ दूंगा। और जैसे ही ये बात सुना सब लोगों ने क्या कर दिया, जोर से ताली बजा दिया। सब लोगों ने जोर से ताली बजा दिया और ये जो इरविन था, इरविन उसी में धीरे से बोल दिया एक्सेप्ट ऐसे कैदी जिनके ऊपर ये फांसी की सजा सुनाई गई है या देशद्रोह का मामला चल रहा है। ठीक है, मतलब कि इरविन ने क्या कहा कि आई विल रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स एक्सेप्ट क्रिमिनल प्रिजनर्स या क्राइम प्रिजनर्स। ठीक है, देख एक होते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर और दूसरा होता है क्राइम प्रिजनर। ठीक है, क्राइम प्रिजनर जिसको सजा मिल चुकी है कि अब उसको क्या होने वाली है, फांसी। ठीक है, और पॉलिटिकल प्रिजनर जो मतलब कि आंदोलन वगैरह कर रहे हैं और इन्हें कुछ महीने या कुछ साल के लिए कैद में रखा गया है। ठीक है, तो इसने इरविन ने क्या कहा गांधी से कि आई विल रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। जैसी ये बात कही, लोगों ने, दूसरे अंग्रेजों ने क्या कर दिया, जोर से ताली बजा दिया। और ताली बजा दिया तो गांधी का दिमाग मतलब ध्यान दूसरी तरफ चला गया और फिर उसने ध्यान उसमें से धीरे से क्या कहा, एक्सेप्ट क्राइम प्रिजनर्स। और जो ये थे क्या थे, अपने भगत सिंह थे,
उनके ऊपर फांसी की सजा, मतलब उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी, वो एक क्राइम प्रिजनर थे, पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं थे। गांधी को लगा कि मेरा काम हो गया है, अब भगत सिंह को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, भगत सिंह को छोड़ दिया जाएगा। और भगत सिंह मतलब कि गांधी ये बात सुन के कहाँ चले गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन चले गए। ये देख लीजिए कैसा चाल चल रहा है। ये सेम वैसी सिचुएशन है जैसे महाभारत में जब द्रोणाचार्य लड़ रहे थे और द्रोणाचार्य को रास्ते से हटाने के लिए कृष्ण ने किसे भेजा था? अर्जुन। अर्जुन द्रोणाचार्य को मार ही नहीं पा रहे थे। जब तक युद्ध में द्रोणाचार्य थे अर्जुन का कोई काम नहीं हो रहा था। फिर कृष्ण ने कहा कि मैं तो हथियार उठा नहीं सकता, मैं हथियार उठाऊंगा तो 1 सेकंड में सब साफ सूफ हो जाएगा, इसलिए किसको हटाना है? पहले द्रोणाचार्य को। और द्रोणाचार्य को हटाने के लिए उनका ध्यान भटकाना होगा। तो उनका एक बेटा था द्रोणाचार्य का, क्या नाम था उसका? अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। तो उन्होंने क्या कहा कि देखो द्रोणाचार्य किसी की बात तो सुनेंगे नहीं, लेकिन एक आदमी अगर बोलेगा तो उसकी बात सुन लेंगे, और वो थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे। ठीक है, युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने कृष्ण ने कहा युधिष्ठिर को भेजो और कहो कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर बोले लेकिन भगवान कहाँ, अश्वत्थामा तो जिंदा है। तो वहीं पर अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। उन्होंने भीम से कहा कि मार दो हाथी को, और भीम मारा, एक गदा, हाथी मर गया। अश्वत्थामा कहा कि तुम जाओ खाली कहो अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी। अब वो गए, कहे कि पहले तो कृष्ण ने अनाउंस करवा दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। तो ये देख करके ये जो द्रोणाचार्य थे वो थोड़ा सा पका गए कि बोले अश्वत्थामा मारा गया, मेरा बेटा मारा गया। तो बोले हट, झूठ बोल रहा है, कृष्ण बहुत छलिया है, वो झूठ बोल रहा है। तो उन्होंने उसको भेजा युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर से पूछा कि द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा, अच्छा युधिष्ठिर तुम बताओ क्या सच में मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया? तो युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ गुरुजी, अश्वत्थामा मारा गया। और जैसे ही इन्होंने कहा अश्वत्थामा मारा गया, कृष्ण ने क्या बजा दिया? शंख बजा दिया, ढोल नगाड़े बजवा दिए। और यहाँ पर युधिष्ठिर कह रहे हैं अश्वत्थामा मारा गया लेकिन हाथी, लेकिन हाथी। अब वो आवाज में हाथी का सुनाई दे रहा है। कृष्ण बोले भगाओ युधिष्ठिर को, यहाँ से निकालो, नहीं तो सारा पोल पट्टी खोल देगा। वहां से युधिष्ठिर को हटाया, और इतने में जो ये थे द्रोणाचार्य थे वो अपने हथियार त्याग दिए और अर्जुन को बोला मार दो किसको? द्रोणाचार्य को। और अर्जुन ने द्रोणाचार्य को मार दिया। सेम कहानी यहीं पर हुआ था। किसी ने इरविन को पढ़ाया था महाभारत, और वही चाल इसने चला यहाँ पर। इसने गांधी को कहा कि ठीक है मैं सारे के सारे कैदियों को छोड़ता हूँ एक्सेप्ट क्राइम प्रिजनर। और ये जब एक्सेप्ट क्राइम प्रिजनर करने वाला था तभी ताली बजवा दिया था और गांधी का दिमाग भटक गया। और यही गांधी की लाइफ की पूरी अच्छाई एक तरफ और गांधी की यही गलती एक तरफ। लोग अगर गांधी को कोसते हैं तो इस गलती की वजह से, क्योंकि गांधी कोई आम आदमी तो थे नहीं, ये बैरिस्टर थे, इसी चीजों की पढ़ाई किए हुए थे, वकील थे। कैसे एक दूसरे को फंसाया जाता है, किस तरीके से काम करवाया जाता है, ये गांधी को पता होना चाहिए था, और यही गांधी ने नहीं करा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल उठता है कि मान लो कि ठीक है गांधी से ये गलती हुई, लेकिन उस वक्त और भी तो नेता थे, और भी तो वकील थे, जवाहरलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू थे, ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारे जो अपने पटेल साहब थे, वो सब क्या कर रहे थे? वो सब भी तो प्रेशराइज कर सकते थे। हाँ, हाँ, खाली एक के ऊपर ही तुम सारा का सारा इल्जाम क्यों डालते हो? इसीलिए जब तू गांधी के बारे में पढ़ेगी तो तुझे एक तबका ऐसा मिलेगा जो गांधी को गाली देगा, एक तबका ऐसा मिलेगा जो गांधी की वाहवाही करेगा। तो हम अगर तू न्यूट्रल होकर पढ़ेगी, तुझे दोनों चीजें लेकर चलनी होगी। किसी को बताना है तो दोनों चीजें बताना होगा कि एक ही इंसान के ऊपर सारी की सारी चीजें हम थोप नहीं सकते। खैर गांधी के बारे में पढ़ाऊंगा तो काफी लंबा वो है, गांधी के बारे में अलग से पूरा का पूरा पढ़ना ही है। बात समझे? वहाँ गांधी जी गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे और पता चला यहाँ पर जो है अब फांसी दिया जा रहा है किसको? इनको, भगत सिंह को। और जैसे फांसी देने की खबर सुने गांधी बोले अरे वहां तो अभी फैक्ट साइन करके आया मैं कि उनको फांसी नहीं होगी। तब वहां पर पूरा बताया गया, देखो तुमने क्या क्या लिखा है, ऐसे ऐसा 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 चीज है, इसमें उनको छोड़ने की बात ही नहीं की। गांधी जी वहां से उछल के भाग गए, राउंड टेबल से उछल के भाग गए और बोले अब मैं नहीं आऊंगा यहाँ पे। फिर राउंड टेबल, 3 राउंड टेबल हुए थे, दूसरे तीसरे में फिर गांधी गए ही नहीं थे। ठीक है, तो वो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा।
ये कहानी सारी की सारी समझ में आई। ये स्टोरी याद रखना, क्योंकि बहुत बार ये ऐसा हो जाता है, तुझे कई बार ये लोग मुद्दा उठाते हैं कि गांधी जी अगर इतने अच्छे थे तो उन्होंने इनको भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। तो देख, दो बातें हैं, तुझे ये सब समझानी पड़ेगी और आधे अधूरे नॉलेज से कुछ काम नहीं चलेगा। ठीक है, गांधी जी का पहला वो था कि वो गरम दल वालों को वैल्यू नहीं देते थे। ठीक है, गरम दल, और भगत सिंह, ये सुखदेव, राजगुरु, ये सब कौन से थे? गरम दल के थे। ठीक है, गरम दल के थे। ये सब भी गांधी जी को बहुत मानते थे, उनकी आइडियोलॉजी को मानते थे, लेकिन इन सब का मानना था कि हम जो है मतलब बोलते हैं ना कि शांति के साथ देश को आजाद नहीं करा पाएंगे। लेकिन गांधी का मानना था कि देखो, अभी हमारे पास ना तो पैसा है ना तो हथियार है। अगर तुम अभी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाओगे तो लंबे समय तक नहीं लड़ पाओगे। जैसे सेम टू एग्जाम्पल कोट कर सकती है फार्मर आंदोलन वाला। फार्मर आंदोलन में एक ही बार सिर्फ क्या हुआ था, पूरा 26 जनवरी वाला इंसिडेंट हुआ और पूरे देश में उनको एक देखेगी तो देशद्रोही का दर्जा घोषित कर दिया गया था मीडिया के जरिए, है ना। लेकिन जब तक वो आंदोलन पीसफुली चला, बिना हथियार उठाए चला, सारे देश का जो ये था साथ था वो फार्मर के साथ ही था। लेकिन उसमें एक छोटा सा इंसिडेंट पूरा का पूरा वो क्या कर दिया, उनका साथ छुड़वा देता है लोगों का। तो वही कहानी गांधी जी की भी थी कि उनका कहना था, देखो, लंबे समय तक अगर चीजों को खींचना है और सस्टेन करना है क्रांति को, तो तुम्हें नॉन वायलेंस का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नॉन वायलेंस के जरिए ये जो सामने वाला अपोनेंट है वो हम पर किसी भी तरीके का केस नहीं लगा पाएगा, हमें सप्रेस नहीं कर पाएगा। और जैसे ही तुम हथियार उठा लेते हो तो तुम्हें कोई ना कोई केस में फंसा के खत्म करवा देगा। तो अगर लीडर खत्म हो जाते हैं ना, तो उसके पीछे की क्रांति भी खत्म हो जाती है। बात समझे? जैसे चंद्रशेखर आजाद गोली मार लिया अपने आप को, या फिर इन्हें फांसी दे दी गई, ये लोग अगर रहते लंबे समय तक तो देश और पहले आजाद हो गया होता है कि नहीं। क्योंकि एक लीडर क्या करता है, पूरे के पूरे लोगों को एक साथ कर देता है। जैसे पूरे फार्मर आंदोलन में राकेश टिकैत अगर हट जाता तो फार्मर आंदोलन कब का खत्म हो चुका रहता। ठीक है, तो लीडर का होना बहुत जरूरी है। और ये गांधी बखूबी जानते थे, कहते थे जैसे गांधी को पूरा देश जानता था, और एक बार वो कहते, एक बार कह देते तो सारी जनता एक साथ उठ के चली आती थी। लेकिन अगर वहीं पर गांधी को मार दिए होते तब, या गांधी हथियार उठा लेते तब, तो गांधी को कब का टपका दिए होते हैं लोग, अंग्रेज। और उसके बाद जो हम लोग 1947 में आजाद हो गए, पता था अब तक गुलाम में रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कहानियां हैं जो तुझे समझनी पड़ेगी हर एक चीज को। ये सारा का सारा चीज क्लियर हुआ? ओके, बता। मैं यहाँ देखता हूँ। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद, इसका क्या मतलब होता है? ये क्रांति हमेशा जिंदा रहेगी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये किसने बनाया? भगत सिंह। भगत सिंह। ठीक है, नौजवान सभा की स्थापना किसने करी? भगत सिंह ने दो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, एक नौजवान सभा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, एच एस आर ए। कहीं कहीं इसे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के नाम से भी जाना जाता है। समझे? तो इतना चीज क्लियर है। अब इसमें तुझे कुछ कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे इनका, जिसको मार दिया था इन लोगों ने, पहले तो ये याद रखना, आया था कौन? साइमन कमीशन। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के जरिए, साइमन कमीशन में किसकी हत्या हो गई थी? लाला लाजपत राय की। मतलब सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय को मार दिया था। सॉन्डर्स, सॉन्डर्स। ये क्या था? एएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और इसका जो ऊपर था वो था स्कॉट, जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट, ये था एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसने ऑर्डर दिया किसको? सॉन्डर्स को ऑर्डर। ठीक है, इसी तरीके से जलिया वाला पढ़ाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा।
आर डायर, ओ डायर, ठीक है, वो दोनों डायर डायर थे। एक ने ऑर्डर दिया और एक ने गोली चलवाई। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ, तो सॉन्डर्स ने किसे मार दिया? फिर लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय की मौत का जो है बदला लेने के लिए ये भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव इन सब ने किसको टपका दिया? आए थे टपकाने जेम्स स्कॉट को। मार किसको दिया? सॉन्डर्स को। ठीक है, फिर भाई ये अपने भगत भगत सिंह। ठीक है, ये याद रखना। दूसरा चीज क्या याद रखेगी? दूसरा याद रखना, पार्लियामेंट बॉम्ब प्लान। पार्लियामेंट बॉम्ब प्लान। ठीक है, इसमें लीडर कौन थे? हाँ, भगत सिंह लीडर थे। और उनके साथ में और कौन कौन थे? राजगुरु राजगुरु सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, दत्त ने भी बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त। इन सबको फांसी की सजा कब सुनाई गई? फांसी की सजा सुनाई गई, सेंटेंस टू हैंग। सेंटेंस टू हैंग। इसीलिए देखना 14 फरवरी को फिर दो तबका निकल जाएगा तेरे को। सेंटेंस टू हैंग। लेकिन उन्हें सजा सुनाई गई। ठीक है, सजा हुई नहीं थी, मतलब कि फांसी उनको लगी नहीं। 14 फरवरी 1900 1900। इस वक्त तीसरी चीज क्या है रखनी है तुझे? लंदन में लंदन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाँ, हाँ, ठीक है, और मैं समझाऊंगा तो राउंड टेबल पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर लंदन में उस वक्त का पीएम कौन था? एटली। पीएम था एटली। और अपोजिशन कौन था? अपोजिशन लीडर मैकडोनल्ड। अपोजिशन लीडर मैकडोनल्ड। उस वक्त में भारत का वॉइस रॉय कौन था? इरविन। इंडिया वॉइस रॉय था इरविन। इरविन। ठीक है, उसके बाद इरविन और गांधी पैक्ट को याद रखना। इरविन गांधी पैक्ट कब होता है ये? 5 मार्च। 5 मार्च 1931। ठीक है, 5 मार्च 1931। और फिर यहाँ याद रख लेना, जो है सजा मिली किसको? इन्हें फांसी लगाई।
फांसी कब लगता है? तो 23 मार्च 1900, ठीक है, 23 मार्च 1900। इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस के नाम से भी मनाया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है। ये तीनों जन को फांसी लगा दी गई। इतना सा सारा का सारा ये स्टोरी समझ में आया? ठीक है, एक लास्ट वो समझ ले, एक और क्रांतिकारी यहाँ पे शस्त्रागार को उन्होंने लूट लिया था, जो कोलकाता में सूर्यसेन, ठीक है। कोलकाता में सूर्यसेन, कौन सा नंबर हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा, तीसरा, तीसरा, तीसरा। कोलकाता में था चिटगांव, गांव शस्त्रागार, ठीक है, चिटगांव शस्त्रागार या आर्मर्ड रेड जो कह सकती है, आर्मर्ड रेड, आर्मर्ड रेड। अब देखो वहां पर क्या था कि जो अंग्रेज थे, अंग्रेज अपना सारा का सारा हथियार ना एक बंकर में रखा करते थे, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, शस्त्रागार, जहाँ पर सारे हथियार रखे जाते हैं। तो वहां थे सूर्यसेन, ठीक है, क्रांतिकारी थे सूर्यसेन, सूर्यसेन थे। उन्होंने क्या किया, आर्मी का कपड़ा वपड़ा पहना और बढ़िया व्हीकल उठाया, गाड़ी, और घुस गए कहाँ लेकर के, शस्त्रागार में, और वहां से सारा का सारा शस्त्र पूरा लूट लिया, ठीक है। तो उसे कहा जाता है चिटगांव आर्मर रेड, कहेगा चिटगांव आर्मर रेड, या चिटगांव का जो शस्त्रागार कांड था वो किसने किया था? तो सूर्यसेन ने। लीडर थे सूर्यसेन, 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 ठीक है। तो तीन चीजों को याद रखना। पहला HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। दूसरा HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, और तीसरा चिटगांव आर्मर रेड, ठीक है, चिटगांव आर्मर रेड। ये पहले बता, HRA की स्थापना कब हुई? 24 में, और HSRA 1928 में, ये हुआ था 1930 में। चिटगांव आर्मर रेड था ये 1930, ठीक है, 1900। बात समझ में आ गई सारा का सारा? ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।